हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए एग्ज़ाम डेट आ गया है और हम आज से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का मशीन फर्स्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सबसे पहले ही केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा मशीन होता क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा को रूपांतरण करने वाली जो डिवाइस होती है उसको मशीन कहते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर काम करेगा, तो वही होगा मेरा क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस। तो मशीन क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस ये जो है, तो इसके लिए एक प्रिंसिपल होती है, बिना प्रिंसिपल के कोई कार्य नहीं होगा। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है मैकेनिकल प्रिंसिपल और दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल, दिख रहा है, हाँ, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल। मैकेनिकल प्रिंसिपल हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो मैकेनिकल प्रिंसिपल वाले को नहीं देखेंगे। किसको पढ़ना है हम लोग को, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल को। तो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिकल मशीन काम करता है। कौन सा, इलेक्ट्रिकल मशीन, हम ईएम लिखे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन को हम ईएम लिखे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन दो तरह से, मोटर और जनरेटर के रूप में बांटा गया है इसको, मोटर और जनरेटर। तो मशीन क्या होती है पता चल गया, एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाली डिवाइस, उसी को क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे। अब मशीन को दो भागों में बांटा गया है। मैकेनिकल प्रिंसिपल पर एक वर्क करता है, एक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल। लेकिन हमको देखना है इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर, स्टडी करना है इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल ईएम, इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। इसको दो रूपों में बांटा गया है, एक मोटर, दूसरा जनरेटर। ये हमारा क्या हुआ, मशीन। तब यहाँ पर एक वर्ड आया मोटर और यहाँ पर एक वर्ड आया जनरेटर। एक वर्ड आया मोटर और दूसरा आया जनरेटर। अब हम लोग बारी बारी से इसको और इसको पढ़ेंगे। पहले मोटर को देख लेते हैं, फिर जनरेटर को या जनरेटर को या मोटर को। तो एक दूसरे को बारी बारी से अब पढ़ेंगे। नया शब्द क्या आया, मोटर जनरेटर। ऐसे ही क्लासेस चलेगी, जो जो वर्ड आएगा उसको हम डिफाइन करते जाएंगे। तो देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है, तो पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू कर दीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, जनरेटर। अब ये देखिए क्या होता है जनरेटर को क्या करेंगे हम लोग, मैकेनिकल इनपुट देंगे। क्या देंगे, मैकेनिकल MECH केवल लगा दिए हैं, यानी कि मैकेनिकल समझ लीजिएगा। मैकेनिकल इनपुट देंगे तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। ये मैकेनिकल है, यानी कि हमने क्या देखा, मशीन के अंतर्गत ही आता है। और मशीन क्या है, एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस है, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल इनपुट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो मैकेनिकल क्या हुआ, जनरेटर क्या हुआ, मैकेनिकल इनपुट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब जनरेटर है, तो जनरेटर जो होती है उसमें हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं। तो जनरेटर में हम करंट की दिशा प्राप्त करते हैं। जनरेटर में हमें करंट की दिशा प्राप्त मतलब पता नहीं रहती है, तो जनरेटर में करंट की दिशा प्राप्त करने के लिए, करंट की दिशा प्राप्त करने के लिए
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करते हैं। यानी कि जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट देंगे तो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। और जनरेटर में जो कॉइल में करंट जाता है उसकी दिशा में मतलब जानकारी, करंट की दिशा नहीं रहती है, तो करंट की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड फ्लेमिंग, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें क्या होता है, यानी कि जो हमारा तर्जनी होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 4 फिंगर जो होती है जिसे हम तर्जनी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। और जो थंब यानी कि अंगूठा होता है मोशन की दिशा को बताएगा। मोशन मतलब चालक कंडक्टर कौन सी दिशा में मोशन कर रहा है। और जो हमारा मध्यमा होगा यानी कि मिडिल मध्यमा, वो करंट की दिशा बताएगा, करंट की दिशा। तो हमको जनरेटर जब आ जाए तो हमको इतनी ही पॉइंट देखना है। ये कुछ है, इसको हम क्या कहेंगे, तर्जनी कहेंगे, इसको मध्यमा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अंगूठा कहेंगे, इसको तर्जनी कहेंगे, इसको मध्यमा कहेंगे। एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जनरेटर में क्या है, जनरेटर में सोचिए क्या है, जनरेटर को हम मैकेनिकल इनपुट देंगे तो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। और जनरेटर में करंट की दिशा प्राप्त करते हैं किससे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। जो हमारा तर्जनी रहता है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और अंगूठा मोशन को, तो मध्यमा जो उंगली रहेगी किसको बता देगी, करंट की डायरेक्शन को पता चल जाएगा। अब क्या देखेंगे, मोटर। जनरेटर हो गया, जनरेटर में इतना ही पॉइंट जानना है आपको। थ्योरी लिखना है तो थ्योरी आप लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जनरेटर लिख देंगे, यह मैकेनिकल इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें देता है। जनरेटर में जब हम एक जनरेटर की कॉइल की दिशा की जानकारी हमें नहीं रहती है तो कॉइल में जो करंट जाती है उसकी दिशा हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है, तीनों अंगुलियां यानी कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। तर्जनी किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, अंगूठा मोशन को बताएगी, तो मध्यमा ऑटोमेटिक हमारा करंट की दिशा को बता देगी, जो कि फ्लेमिंग राइट हैंड नियम है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मोटर देखेंगे। जनरेटर कंप्लीट हुआ। मोटर में क्या क्या पॉइंट याद करेंगे। मोटर जो होती है इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल आउटपुट में। किस में, मैकेनिकल आउटपुट में। हम जानते हैं मशीन क्या होती है, एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस होती है। तो मशीन के अंतर्गत क्या आती है, मोटर आती है। तो मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट टू कन्वर्ट मैकेनिकल आउटपुट। और इसमें मोटर की घूमने की दिशा हमें मोटर घूमने की दिशा में जानकारी नहीं रहती है मोटर में कि मोटर की घूमने की दिशा कैसी है। तो रोटेशन ऑफ डीसी मोटर टू फाइंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा प्राप्त करने के लिए
प्राप्त करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है देखिए, इसमें भी वही वैसे ही है। तो जो तर्जनी है ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। जो मध्यमा है किसको बताएगा, करंट की डायरेक्शन को, करंट की दिशा को, करंट की दिशा। और जो दिख रहा है ना, और जो अंगूठा है थंब, मोशन की दिशा, कि हमारा मोटर कौन सी दिशा में घूमेगा। देखिए जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, बस अंतर यही है, जब हम जैसे मोटर है तो मोटर की घूमने की दिशा हम प्राप्त करेंगे, तो जो अंगूठा होता है थंब वो मोशन की दिशा में बताता है, तो इसको लास्ट में लिखते हैं। और यही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रहेगा तो वही हाल है, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को, मध्यमा करंट को, तो अंगूठा मोशन को। लेकिन हम जनरेटर में क्या करते हैं, कॉइल में करंट की दिशा प्राप्त करते हैं, तो मध्यमा जो होती है ना सबसे लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि हमको करंट की दिशा प्राप्त करनी है, तो मध्यमा लास्ट में लिखते हैं जनरेटर के केस में। मोटर के केस में मोशन की मतलब चालक की दिशा प्राप्त करना है, तो अंगूठा मोशन की दिशा को बताएगा, तो इसको लास्ट में लिखते हैं। ये हमारा मोटर हुआ। मोटर आएगा तो क्या लिखना है, सिंपल सी बात, यह इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मोटर के घूमने की दिशा की जानकारी हमें नहीं रहती है, तो मोटर के घूमने की दिशा प्राप्त करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तर्जनी जो होती है फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, जो मिडिल रहती है वो करंट की दिशा में बताती है, और देन जो थंब रहेगा किसको, मोशन की दिशा में बता देती है। ये तीनों जो तर्जनी मध्यमा अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर रहते हैं, मोटर और जनरेटर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया है, फिर भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो देख लीजिए, अब अगला टॉपिक देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम डेट, तो हम लोग मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जनरल नया हेडिंग है, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ गया ना, तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे। देखिए डिफिनेशन सुन लीजिए, क्या है हेडिंग, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। नहीं दिख रहा है ना, और नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए दिख रहा है ना, हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, डिफिनेशन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, एक दूसरे के सीध में आने की प्रयास करते हैं। यही क्या कहलाता है, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि विद्युत मशीन का व्यापक सिद्धांत। विद्युत मशीन का व्यापक सिद्धांत क्या है, डिफिनेशन, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे के सीध माने पैरेलल यानी कि समांतर आने की, θ=0 समांतर आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सीध में आने की कोशिश करते हैं, यही क्या कहता है जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखते हैं पहला कंडीशन इसमें,
डिफिनेशन आराम से आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। पहला क्या होगा, जब दोनों चुंबक संरेखित हों, ठीक ना। जब दोनों चुंबक संरेखित हो, यानी कि एक सीध में हो, संरेखित हो, तब जब दोनों चुंबक क्या हो, संरेखित हो। देखिए ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ, ठीक है, चुंबक है। जब दोनों चुंबक संरेखित हो, यानी कि एक ही सीध में हो, ठीक ना। एक क्या हो गया, साउथ और एक नॉर्थ। नॉर्थ से साउथ एक फ्लक्स जाता है, ठीक ना, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेट के अंदर जो होता है ना, वो साउथ टू नॉर्थ होता है। ये मैग्नेट है, एक क्लोज लूप है, तो मैग्नेट के अंदर ही हुआ, तो साउथ से नॉर्थ गया। और ये मैग्नेट है जो दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, तो ऐसे अगर जोड़ देंगे तो ऐसे निकलेगा एन से यस की तरफ, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी कितनी है, आर। मान लीजिए यहाँ तक इसके बीच की दूरी क्या है, आर, और ये पूरी कितनी है, यल, ठीक है ना, यल। तो देखिए जब दोनों चुंबक, पहला क्या है, जब दोनों चुंबक संरेखित हो, यानी कि एक ही सीध में हो, एक ही सीध में है ना, तो इसमें जो टाउ होगा, टार्क टाउ, ठीक है ना, टार्क टाउ होगा, क्या होगा, एफ आर साइन अल्फा, ठीक है ना, एफ आर साइन अल्फा। एक कैसे आया, जब हम बताएंगे, जब दोनों चुंबक असंरेखित हो तो ये बता देंगे कैसे आएगा। अभी यहाँ देख लीजिए, टाउ इक्वल टू एफ आर साइन अल्फा। इसमें संरेखित है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। जनरल थ्योरी यही कहती है कि मशीन में जो होती है, जो दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के सीध में आने की प्रयास करती है, ये ऑलरेडी सीध में है, ये ऑलरेडी सीध एक दूसरे के संरेखित है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ साइन 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू एफ आर साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टाउ इक्वल टू 0। यानी कि टाउ क्या है, टाउ इसको टार्क बोलते हैं, ठीक ना, टाउ टार्क। यानी कि तब दोनों चुंबक हमारा संरेखित होगा, इस पर जो टार्क रहेगा, यानी कि बल आघूर्ण कितना रहेगा, 0। बल आघूर्ण, चलिए क्या होता है, टार्क जो होती है ना, एक बल है जो किसी वस्तु को घुमाने की काबिलियत रखती है, किसी वस्तु को घुमा सकती है, टार्क वही होती है टार्क, सिंपल से डिफिनेशन में। हालांकि टार्क जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो टार्क इक्वल टू 0 कब, जब दोनों चुंबक क्या हो, संरेखित हो। समझ आया, कोई डाउट हो तो पूछिए। क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। किसी मशीन के, यानी कि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन के दो क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो एक दूसरे के सीध में, यानी कि एक दूसरे के समांतर आने के प्रयास करते हैं। यही क्या है, हमारा जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो जिसमें पहला कंडीशन क्या है, जब दोनों चुंबक संरेखित हो, यानी जब दोनों चुंबक एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, थीटा इक्वल टू 0 हो, तो वह टार्क तो टार्क लगेगा, कितना लगेगा, 0 लगेगा। यानी कि इस पर कोई भी टार्क नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब दोनों चुंबक संरेखित हो। तो आई होप समझ आया होगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। एक क्या हुआ, पहला कंडीशन हुआ, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का दूसरा कंडीशन देखते हैं। क्या है दूसरा कंडीशन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ठीक ना। दूसरा क्या है, यहाँ दूसरा क्या है, जब दोनों चुंबक असंरेखित हो, जब दोनों चुंबक असंरेखित हो तो क्या होगा। पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा,
जब दोनों चुंबक संरेखित हो तो बल आघूर्ण यानी टार्क 0 आ रहा है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब दोनों चुंबक असंरेखित हो तब हमारा टाउ कितना होगा। तो देखिए फिर हम बनाएंगे, ये क्या है, नॉर्थ, और ये दिख रहा नहीं आता कहाँ, ये साउथ, ठीक है। और यहाँ पर असंरेखित माने एक दूसरे के सीध में नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, थीटा 0 नहीं है, उसी को हम असंरेखित कहेंगे, ठीक ना। और यस और यन, एक फ्लक्स है यस से यन की तरफ, यन से यस की तरफ। आउटसाइडर जो होती है फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है आउटसाइडर यन टू यस होती है, और इनसाइड जो होती है यस टू यन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल लगेगा, क्यों लगेगा, देखिए यन है ना और यस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, यानी कि एक दूसरे के सीध में आने के लिए फोर्स लगाएंगे। असंरेखित है और एक दूसरे के सीध में आने के लिए एक फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स और एक यहाँ, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, हेडिंग लिखना हो तो लिख लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है, मिटा रहे हैं। अब देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, और यहाँ से एक एंगल बनेगा, इसका रिजल्टेंट ये अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है। तो जो अल्फा से बनता है, आप इंटर में पढ़े होंगे, जो अल्फा एंगल से होता है एफ कास अल्फा हो जाएगा और ये साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक। यही प्रोसेस इधर देखेंगे, इधर दिख रहा है ना, इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इधर नहीं दिख रहा आप लोग को, तो हम फिगर को उधर बनाते हैं, थोड़ा सा उधर, ठीक है, नहीं तो इसी को छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, छोटा कर दे रहे हैं, इसको यहीं कर दे रहे हैं, ठीक ना। यस है तो यन हो जाएगा, यस है तो ये छोटा किया है, इसके इतना ही बड़ा बनाना है, नहीं कि ये छोटा है बड़ा देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा, कितना वो अच्छा लिख देंगे, नंबर काट देंगे सब, तो इतना ही बड़ा बनाना है, क्योंकि इधर जगह नहीं है, दिख नहीं रहा आप लोग को, इसीलिए हम छोटा कर दिए। तो यहाँ इधर भी एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एक फोर्स ऐसे घुमा रहा है ना, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर, रिजल्टेंट फोर्स अल्फा रहेगा, तो क्या होगा, एफ कास अल्फा और ये एफ साइन अल्फा, जो अल्फा से एंगल रहता है उसे कास अल्फा लिखते हैं, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। अब क्या है, देखिए ये टार्क यहाँ पर जो टाउ होगा ये अल्फा एंगल बना रहा है, टार्क जो होगा एफ आर साइन अल्फा, टार्क जो होता है टाउ, टार्क क्या, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना, बल गुणे विस्थापन, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है जो आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ आर रहेगा, टोटल यल रहेगा, तो एफ आर साइन अल्फा। यहाँ देखिए अल्फा 0 है क्या, अल्फा 0 है, जब चुंबक संरेखित होंगे तब अल्फा 0 होगा, यहाँ तो चुंबक असंरेखित है, मतलब एक एंगल पर है, एक एंगल पर रखा गया है, तो अल्फा 0 नहीं होगा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि टाउ डज नॉट इक्वल टू 0, यानी टार्क 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक टार्क लगेगा जो इसको घुमाएगा, तो यही है, जब चुंबक संरेखित था तो वहाँ टार्क क्या था, 0 था, और अल्फा कितना था, 0 था। यहाँ क्या है, टार्क 0 नहीं है, अल्फा क्या है, 0 नहीं है, यानी कि अल्फा कुछ ना कुछ है, उसका कुछ भी वैल्यू हो, 0 नहीं है अल्फा। तो यही था हमारा जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। आई होप आप लोग समझे होंगे। और दोनों, जब चुंबक संरेखित हो और जब चुंबक असंरेखित हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका थ्योरी की बात करेंगे, लिख लीजिए, इसका थ्योरी की बात करेंगे, ठीक ना, इसका थ्योरी की बात करेंगे, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब क्या था, अब मान लीजिए इसका थ्योरी भी तो लिखना है, ऐसा नहीं ना कि आप बना देंगे, अगर जो आप डायग्राम बना दिए, कुछ कम ही लिख देंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन आप और लिख देंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा। तो इसका थ्योरी क्या लिखेंगे, जब दोनों चुंबक संरेखित हो, पूरा हम नहीं लिखेंगे,
जब जब दोनों चुंबक संरेखित हो, जो हम बनाए उसी के बारे में लिख रहे हैं, जो जब दोनों चुंबक संरेखित हो तो लगने वाला, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टार्क जीरो था। जब दोनों चुंबक संरेखित हो तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी कि टार्क क्या था, जीरो था। लेकिन जब चुंबक असंरेखित हो तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टार्क प्राप्त हुआ इन द सेंस जीरो नहीं था, कुछ न कुछ टार्क था जो एक दूसरे को सीध में लाने का ट्राई कर रहा था। यही सिद्धांत क्या कहलाता है, दोनों चुंबकीय असंरेखित होने का है। दोनों चुंबकीय असंरेखित का है, संरेखित कहलाता है या असंरेखित समझा जाता है या कहते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो यही है थ्योरी, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझाएं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछने का। तो देखिए यही कहा, जब दोनों चुंबक संरेखित हो तो इस पर लगने वाला टार्क जीरो था, यानी कि जब दोनों चुंबक एक दूसरे के सीध में तो टार्क जीरो था, यानी कि यहाँ पर अल्फा क्या था, जीरो। तब असंरेखित हो तो टार्क जीरो नहीं था, यानी कि टार्क लगा के एक दूसरे को सीध में आने के लिए जीरो का ट्राई कर रहा था, बस यही कंडीशन है। तब देखेंगे, अब जो डायग्राम हम बनाए थे उस डायग्राम को आप लोग बनाए होंगे, तब उस डायग्राम से देखेंगे क्या है कि टार्क एक साइड का टार्क, ठीक है ना, वन इंड टार्क टाउ क्या होगा, टाउ वन क्या होगा, एफ आर साइन अल्फा, ठीक है, एफ आर साइन अल्फा, ठीक है। सेकेंड इंड टार्क क्या हो जाएगा, टाउ टू क्या हो जाएगा, एफ आर साइन अल्फा। यानी कि जो हम अभी डायग्राम सेकेंड वाला बनाए थे, एक छोर का जो टाउ रहेगा मतलब टार्क रहेगा एफ आर साइन अल्फा, दूसरे छोर का क्या रहेगा, टाउ टू एफ आर साइन अल्फा। तो टोटल टार्क लिखेंगे, टोटल टार्क टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2RF साइन अल्फा, 2RF साइन अल्फा होगा। और हम तब एक चुंबक दिख रहा है ना, हाँ, जब हम चुंबक बनाए थे तो यहाँ से यहाँ तक R दूरी लिए थे और यहाँ से यहाँ पूरा L, यानी कि RA और RA 2R हो गया। और 2R किसके बराबर हुआ, L के, यानी कि LF साइन अल्फा, LF साइन अल्फा, LF साइन अल्फा, LF साइन अल्फा। अब हम ऊपर लिख दे रहे हैं LF साइन अल्फा, F इक्वल टू कितना होगा, LF साइन अल्फा, ए टाउ ना, हाँ टाउ रहेगा, टार का निकलना है, LF साइन अल्फा। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, ठीक ना, F साइन अल्फा। यानी टार्क अंततः किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा पर। यानी कि दोनों चुंबक संरेखित होगा तो अल्फा के कितना होगा, जीरो, अल्फा जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा साइन जीरो का मान जीरो होता है। और जब एंगल जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ प्राप्त होगा तो टाउ मेरा मिलेगा। यही सिद्धांत कहलाता है चुंबक का संरेखित और असंरेखित का। कोई डेरिवेशन भी बहुत हार्ड नहीं है, एकदम इजी ही है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तभी ना बताएंगे हम कि और मतलब कि बेसिक से और बता दें कि और अच्छे समझ आए, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, एग्ज़ाम तो आ ही गया है आप लोग।
अब हम लोग फैराडे लॉ देख लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर को एंड करते हैं। और कई पार्ट में वीडियो आने वाला है, ऐसा नहीं कि पहला पार्ट लास्ट पार्ट रहेगा, कई पार्ट में आएगा, तो बहुत सारा वीडियो क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट कराते रहेंगे। ठीक है, फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे दिख नहीं रहा है। फैराडे लॉ, फैराडे साहब जो थे ना, 2 नियम बताए थे। कितना? 2 नियम। पहला नियम क्या था? पहला नियम क्या था? जब किसी वस्तु से पास होने वाला फ्लक्स बदलता है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो उसमें करंट मतलब विद्युत धारा फ्लो बहने लगती है। यही पहला नियम है। जब किसी वस्तु से पास होने वाला फ्लक्स बदलता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ क्लोज हो तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, क्या है? चुंबक है, ए साउथ है, ए नॉर्थ है, ठीक है। और एक कोई कॉइल है, कोई क्या है? कॉइल है। तो आपको पता है चुंबक जो रहता है, जो आउटसाइड रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो N2S होता है और इनसाइड S2N होता है। तो मान लीजिए फ्लक्स निकला, फ्लक्स ऐसे निकलेगा, ऐसे कॉइल से पास होगा फ्लक्स। एक कॉइल से पास होगा तो कॉइल से पास होने पर समय के साथ क्या करेगा? ये बदलेगा, चेंज होगा। तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। एक इंड्यूस ईएमएफ, जिसे ई से स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है। यदि यही ना हम सर्किट बनाए हैं, यदि ये सर्किट क्लोज है तो इसमें एक करंट भी ईएमएफ आएगी, तो एक करंट भी फ्लो होने लगेगी। यहाँ एक बल्ब लगाते तो बल्ब जलने लगेगी। समझ आया? ये फैराडे साहब का पहला नियम है। अब इनका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या बोले हैं ये? इंड्यूस ईएमएफ यानी कि उत्पन्न ईएमएफ, ठीक ना? इंड्यूस ईएमएफ सेकेंड नियम है। इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होती है, ठीक ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होती है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होती है। और ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल N d∅/dt। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। फाई क्या? फ्लक्स है। टी है, समय के साथ बदल रहा है फ्लक्स। अब देखिए एक क्या है? सेकेंड नियम है। यदि सेकेंड नियम में ही माइनस लगा दें, -N d∅/dt, तो N जो है ना, निगेटिव साइन जो है ना, लेंज लॉ को बताता है। किसको? लेंज लॉ को बता रहा है। और लेंज लॉ क्या कहता है? इंड्यूस ईएमएफ जिस कारण आई उसका विरोध करेगी। इंड्यूस ईएमएफ जिस कारण आती है उसका क्या करती है? इंड्यूस ईएमएफ विरोध करती है। यही हमारा क्या है? लेंज लॉ। तो यहाँ तक आज की वीडियो बस इतना ही। अगला पार्ट देखिएगा जल्दी ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जितना भी क्वेश्चन हुआ है पूरा इंपॉर्टेंट हुआ। आज क्या क्या पढ़े हैं? मशीन पढ़े। मशीन क्या है? एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस है। एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस है यानी कि
इसके लिए एक प्रिंसिपल होती है। मैकेनिकल प्रिंसिपल, मैकेनिकल का काम हम लोग का है नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिकल मशीन काम करता है, जिसको दो रूपों में दो भागों में बांटे हैं, मोटर और जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट लेता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। मैं जनरेटर में करंट की दिशा में प्राप्त नहीं रहती है, तो जनरेटर में करंट की दिशा प्राप्त करते हैं। करंट की दिशा प्राप्त करने के लिए राइट हैंड नियम का प्रयोग करता है। ये जो फोर्थ तर्जनी है हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो अंगूठा होता है चालक या मोशन की दिशा को बताता है। तो हमारा मध्यमा क्या होती है, करंट की दिशा बताता है। दूसरा क्या पढ़े हैं, मोटर पढ़े हैं। मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट प्राप्त होता है। मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर के घूमने की दिशा प्राप्त नहीं, जानकारी डीसी मोटर के घूमने की डायरेक्शन हमें पता नहीं रहता है। तो डीसी मोटर की जानकारी घूमने की दिशा प्राप्त करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तर्जनी क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। मध्यमा किसको क्या बताएगा, करंट को। तो देन अंगूठा क्या बताएगा, मोशन या चालक की दिशा को। यानी कि जब मोटर का यूज़ करना है तो डीसी मोटर का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड देख लेंगे। तीनों जो फिंगर होती है यानी कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहती है। और उसके बाद क्या देखें, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास में आने का प्रयास करते हैं, यही क्या कहलाता है, जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। जब पहला कंडीशन क्या था, जब दोनों चुंबक संरेखित और टाउ हमारा यानी टाउ यानी क्या है, बला गुण है, 0 था। यानी दोनों संरेखित हो तो टाउ कितना था, 0 था। जब दोनों चुंबक असंरेखित तब क्या था, टाउ 0 नहीं था, यानी कि अल्फा का मान कुछ न कुछ आ रहा था, 0 नहीं था। तो इसके हम डेरिवेशन देखें, क्या देखेंगे, टाउ इजकल टू एल एफ साइन अल्फा। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन अल्फा, यानी कि अल्फा पर डिपेंड कर रहा है टाउ। यानी कि जब एंगल 0 होगा तो टाउ मेरा कुछ नहीं मिलेगा। वही जब दो चुंबकीय बल संरेखित था तो टाउ 0 था, तो टाउ कुछ नहीं मिलता, अल्फा 0 था। तो उसके बाद क्या है, जब असंरेखित था, अल्फा का वैल्यू कुछ न कुछ था, तो टाउ कुछ न कुछ आ रहा था। उसके बाद फैराडे सर को देख लें, यहाँ फैराडे 2 नियम दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर निगेटिव स्विंग लेंज लॉ को बताता है। लेंज लॉ बस यही है, इंड्यूस ईएमएफ जिस कारण आती है उसका विरोध करती है। इंड्यूस ईएमएफ के वाई, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन हुआ, फ्लक्स परिवर्तन से इंड्यूस ईएमएफ होता है। फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो फ्लक्स पर क्यों परिवर्तन हुआ, करंट आया। तो लेंज लॉ की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत अच्छे नियम दिए हैं, इसको भी आसानी समझ लेंगे। तो आज तक का मतलब यहीं तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब वीडियो कैसा लगा, और चाहते हैं आगे वीडियो आए तब जरूर कमेंट करें। थैंक यू।